दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टोटल 48 से 50 क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको डेली रिवाइज करवाता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला पीको ग्रह कौन सा था? पीको उपग्रह कौन सा है? पीको उपग्रह ऐसे उपग्रह जो बहुत छोटे होते हैं। तो कौन सा था? भारत का जो पहला पीको उपग्रह था उसका नाम था स्टड सैट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 स्टड सैट भारत का सबसे छोटा उपग्रह था, जो कि जिसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत का पहला पीको उपग्रह है स्टड सैट। यह स्टूडेंट के लिए बनाया गया था, एजुकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने मिलकर इसे बनाया था। 12 जुलाई 2010 को इसका प्रयोग किया गया और इसका वेट 1 किलोग्राम से भी कम था। इतनी बातों को याद रखेंगे आप। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, एक आवेशित, खाली स्थान भरना है। एक आवेश 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो याद रखें कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं, आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करने का मानक है कूलाम्ब, यानी कि सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल के पासीघाट से जोड़ता है? पासीघाट से किसको? डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। पासीघाट और अरुणाचल, असम में डिब्रूगढ़ है और अरुणाचल में पासीघाट है, तो किसे जोड़ता है? आपने सुना होगा, जो इस समय सबसे बड़ा पुल बना था असम के अंदर, उसका नाम था बोगीबील पुल, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका है सही आंसर। बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। याद रखें, कहाँ किसको किसको जोड़ता है? असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल के पासीघाट से ये जोड़ता है। सबसे जानने की बात है, यह रेल सह रोड है, यानी कि ऐसा पुल बनाया गया है जिस पर रेल भी चलती है और एक तरह की सड़क भी है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह ब्रिज है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। इतनी बातों को याद रखें। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। पंबन, देखो ये ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। यह भारत का पहला समुद्री पुल है। समुद्री पुल पहला कौन सा है? पंबन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में है। नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश में स्थित है। और याद रखें, कोरोनेशन ब्रिज कहाँ पे? तीस्ता नदी पर बना हुआ है, यानी कि ये जो दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग कोरोनेशन ब्रिज, जो पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर है और दार्जिलिंग और काम्पी लोंग जिलों को जोड़ता है कोरोनेशन ब्रिज। अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहें अच्छे से, तो मैप में आप देख पाएंगे। मैप में आप देखें तो पता लगेगा कि ये देखें, ये है डिब्रूगढ़ और ये है अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट। यहाँ से तो ये वाला एरिया है, यही नदी पर बना हुआ है जो हमारा पुल है बोगीबील पुल। इसी की बात कर रहे थे। अगले सवाल पे, 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल के वेग की गणना कीजिए। यदि बैलिस्टिक मिसाइल हवाई जहाज से दागे जाने पर 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का संवेग प्राप्त कर लेती है। तो इसको अगर आप हल करना चाहें तो देखें, एम का मान कितना है? 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम है। वहीं अगर आप संवेग यानी पी बराबर देखना चाहें तो क्या है? 1200 किलोग्राम। तो आपको क्या निकालना है? वेग बताना है, वेग। तो आपको पता है पी बराबर होता है एम बी। तो पी बराबर एम और बी। तो पी का मान तो दिया हुआ संवेग 12,000, इधर एम का मान दिया हुआ है 300 और मल्टीप्लाइड बाई वी, यानी 300 को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं 3 4 जा तो ये हो जाएगा 40, यानी कि सही आंसर क्या हो गया? 300 गुणे 1200, 40, मतलब
इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में गोल्ड कोस्ट में एक बहु खेल कार्यक्रम का संस्करण अंतिम संस्करण का आयोजन किया गया था और अगला संस्करण 2022 में बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। पहचानिए कि किस आयामी खेल के विषय में बात हो रही है, ये बताना है। यानी 2022 में बर्मिंघम में कौन से खेल होने वाले हैं जिसकी बात कर रहा है। 2018 में ये हुए थे गोल्ड कोस्ट में, तो आपको पता है 2022 में बर्मिंघम में होने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं कुछ जरूरी बातें इसमें बताता हूं आपको। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा में हुए। याद रखना, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? 1930 में कनाडा में। और अभी लास्ट टाइम कब हुए थे? 2018 में गोल्ड कोस्ट में, और 2022 में होने वाले हैं बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। ध्यान रखना कि इसके कई बार नाम बदले गए हैं। 1930 से 50 तक इसका नाम था ब्रिटिश अंपायर खेल, और 1954 से 1966 तक ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल था। 1977 से 74 तक इसका नाम था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल। 1978 में इन सब का नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रमंडल खेल। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का नाम राष्ट्रमंडल कब रखा गया है, ये पूछता है, तो आप बताएंगे 1978 में। जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? ऊर्जा निकालना है आपको। तो ऊंचाई पे रखा गया है, इसका मतलब हो गया है कि कितनी 20 ऊंचाई पर, तो ऊंचाई है से आपको पता है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो U बराबर क्या होता है? तो U बराबर mgh। U बराबर mgh। m का मान कितना? 10 किलोग्राम। g का मान कितना? 10 किलोग्राम। और h का मान कितना? 20 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करें, हो गया 2000। एनर्जी कितनी हो गई? 2000। यानी 2000 को आप लिख सकते हैं 2K का मतलब किलो, सॉरी 1000। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला सवाल, कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? इसमें से बुद्ध के जन्म को क्या दर्शाता है? घोड़ा, कमल और बैल, बोधि वृक्ष या पहिया? तो सही आंसर क्या है? आपको पता है बुद्ध के जन्म को दर्शाता है कमल और बैल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। लुम्बिनी में ही उन्हें महान प्रस्थान, यहाँ महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी कि घर छोड़ा था उन्होंने लुम्बिनी से। यानी भिनिष्क्रमण का जो प्रतीक है वो घोड़ा। गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी को कहते हैं निर्वाण, और इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और इसका जो प्रतीक है वो है पहिया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण, और इसका जो है प्रतीक है वो है स्तूप। इतनी बातों को यहाँ कम से कम आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, 20 किलोग्राम की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 7 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताएं। तो देखें कार्य कैसे पता? कार्य का मतलब एक तरह से ऊर्जा प्राप्त करना। गति कर रही है, ये गति है, तो आपको ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का मतलब कार्य होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा है तो 1 m का मान कितना हो गया? 20, और v का मान कितना हो गया? 7 × 7। 7 × 7, 2 से कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये 7 7 49, यानी कि 490 जूल। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 490 है इसका सही आंसर। ये हो गया इसका सही। निम्नलिखित में से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित परमवीर नहीं है, याद रखना कौन सा है? परमवीर
पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? करमवीर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुनील यादव एसएस को, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील यादव एसएस को करमवीर चक्र दिया गया था। याद रखें कि जो सुनील यादव हैं उन्होंने एसएस जो टेलीग्राम एसएस टेलीग्राम नामक एक, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है, उसी तरह से एसएस टेलीग्राम बनाया था सुनील यादव जी ने और उसके ये सीईओ हैं, तो इसीलिए इनको दिया गया था करमवीर चक्र भी दिया गया है। सी रंगराजन को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया था। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को न्यूयॉर्क के कार्नेगी पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर ग्रीस के गिनियन डॉक्टर और मेरिशाना कुआर्ते और मरियाना वर्दिनियोन को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया था। अर्नब चौधरी को द लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया गया था। ग्रेटा थर्नबर्ग को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर यहाँ पे देखें, काल नारायण स्वामी को सिंगापुर में नर्स का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। आदित्य को इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रिब्यूट पुरस्कार दिया गया। जेमी वर्डी को प्रीमियम लीग गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था और सुनील एसएस यादव को हाल ही में क्या बताया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया? करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया। तो कम से कम आप इतने अवार्ड को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में डीएसी ने निम्नलिखित में से किसने बेसिक ट्रेनर विमान खरीद को मंजूरी दी है? बेसिक ट्रेनर विमान को खरीद को मंजूरी किसने दी है इसमें से? हाल, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत डायनामिक्स लिमिटेड? तो याद रखें इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस राज्य से एक फिल्म निर्माता ने शहद उत्पादन पर एक वृत्तचित्र ची लूपो के लिए दादा साहब पुरस्कार जीता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? जो अपना चित्र फिल्म बनाई है जिसका नाम है ची लूपो के लिए किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? किस राज्य में बनाई गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ये बनाई गई थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीलोपो, जिसके लिए दादा साहब पुरस्कार दिया गया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहां पे देखें, अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता थे जिनका नाम था केजंग डी थोंगडोक ने ये वृत्तचित्र बनाया था जिसका नाम था ची लूपो। इसके लिए इन्हें 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। याद रखें, शहद का शिकार अरुणाचल उत्तर प्रदेश के इसको बहुत ध्यान से रखना, सेरटुकपेन समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। यानी शहद निकालने के लिए कौन सी जनजाति पहचानी जाती है? तो शहद निकालने के लिए सेरटुकपेन जनजाति पाई जाती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इतनी बात को आप ध्यान रखें। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तय की गई दूरी क्या होती है? तो दूरी बराबर होता है, दूरी किसके लिए होता है? प्रति इकाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो कहलाती है चाल कहलाती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, इसमें से किस शख्सियत ने स्वच्छता के कारण के लिए तुर्क सेवा की है? तुर्क सेवा की है स्वच्छता के लिए, इसमें से तुर्क सेवा किसने शुरू की है ये बताना है। और इन्हें सोल्जर ऑफ सैनिटाइजेशन भी कहा जाता है, सफाई का सिपाही भी इन्हें कहा जाता है। तो कौन है जिन्होंने तुर्क सेवा चालू की है? परमेश्वर अय्यर, कमलांकर, विंध्याचल पाठक या प्रमोद कुमार? तो इसका सही आंसर आप बताओ। तो याद रखें, भारत में सोल्जर ऑफ सैनिटाइजेशन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विंध्याचल पाठक। विंध्याचल पाठक को भारत में सोल्जर ऑफ सैनिटाइजेशन कहते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। इनके बारे में कई सारी बातें जाननी है, जैसे विंध्याचल पाठक को क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ सैनिटाइजेशन। याद रखें, आप
कहीं जाते होंगे तो वहाँ पर कुछ सुलभ शौचालय मिलता है, सुलभ इंटरनेशनल, वो इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। इनके बारे में एक बात और जानने की है कि भारत में जो स्वच्छ रेलवे मिशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? बिंदेश्वरी पाठक हैं। इतनी बातें तो आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से पदार्थ की मात्रा की इकाई कौन सी है? पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है? अर्ग, मोल, डाइन या न्यूटन? तो कौन सही है? बिल्कुल आसान सवाल है। पदार्थ की मात्रा नापी जाती है मोल में। इसको तो हम रोज बात करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का संस्थापक था? स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? मैं नाम बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो याद रखें, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और उनके मित्र CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा। इसका यानी सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अगला सवाल है, अगला सवाल, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की एक समान गति के साथ घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। वस्तु को समान सरल रेखा के साथ समान गति के गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल की कितनी जरूरत होगी? कितने बल की जरूरत होगी अगर सतह कैसी है? घर्षण रहित। एक बात को सभी लोग ध्यान रखो कि जहां घर्षण नहीं होगा वहां काम करने की जरूरत नहीं होती है। घर्षण रहित सतह पर काम नहीं किया जा सकता, यानी चिकनी सतह पर कोई काम नहीं करना होता है। यानी कितने बल की जरूरत होगी? 0 न्यूटन की जरूरत होगी। ध्यान रखना, जहां पर घर्षण नहीं होगा वहां काम करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही है, ऑप्शन 4 यानी कि 0 न्यूटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवलेकर त्योहार मनाया जाता है? नवलेकर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नवलेकर याद रखें, तो नवलेकर त्योहार मनाया जाता है किसमें? तो ये मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। यानी सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी ओडिशा। कुछ चीजें हैं। प्रसिद्ध नवलेकर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पढ़ सकते हैं। मनाया जाता है ओडिशा में। यह ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा हुआ है। एक बात और याद रखें, नवलेकर जो त्योहार है इसके संस्थापक माना जाता है गजपति रामचंद्र देवा को माना जाता है। इतना याद रखें। जो नव कलबेरा उत्सव होता है वो भी यहीं पे होता है। अगला जो नव कलबेरा उत्सव होगा वो 2034 में आयोजित किया जाएगा। याद रखना, भारत सरकार ने नव कलबेकर उत्सव के लिए 10 के सिक्के और 1000 रुपए के सिक्के भी हाल ही में जारी किए थे। इनमें से कुछ चीज़ें और देख लें, जैसे कुछ मुख्य त्योहार। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और डोल पूर्णिमा मनाई जाती है। त्रिपुरा में गरिया पूजा, खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है। नीर महल उत्सव मनाया जाता है। और सिक्किम के अंदर फांग, लहाल बसोल, द्रुपका टेसी और बुमचू उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? सिक्किम के अंदर। इतनी बातों को याद रखें। अब चोक कुंडली चोक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की इसमें से भरना है के साथ एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित करके अमीटर में बदली जाती है। यानी कुल मिला के गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में बदलना है तो उसको कैसे लगाना होगा? याद रखें, जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना हो तो उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाएंगे और निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। समांतर क्रम और निम्न प्रतिरोध में अगर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एमीटर के रूप में किया जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी? तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, आप बता सकते हैं किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसका निर्माण? कुतुब मीनार का निर्माण। यानी ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी है इसका सही। कई चीजें आप याद रखें। हाँ, यहां से 2 बातें और बता देता हूं मैं तुम्हें।
रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। इसने पर्दा प्रथा को पालन नहीं किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाक्स बख्श। ये कुतुबुद्द इस्लाम मंदिर मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। इतनी बातें तो कम से कम आप याद ही रखें। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि बताएं लेड बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। लेड बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लेड बैटरी में होता है सीसा, और शीशे के साथ इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका है सही आंसर। भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो बताइए भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है भारत का चुनाव आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर। इसका भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है भारत का चुनाव आयोग, यानी कि ऑप्शन ए। कुछ बातें और देखें, जैसे कि भारत में जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक निकाय है और चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में इसका चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और कुछ बातें जैसे कि आप याद रखें कि भारत का जो संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का संबंध होता है। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, किसी परमाणु में अंतिम कक्षा संयोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है या तो 2 हो सकती है, या तो 8 हो सकती है, या तो 8 हो सकती है, या तो 18 हो सकती है। तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन देख के बता दीजिए अंतिम कक्षा में कितने हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8। इसका सही आंसर हो गया सी, यानी कि 8। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो इसका सही आंसर पता ही है आपको। सही आंसर है, ये स्थित है जयपुर के अंदर। जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखें जो ये संस्थान है, यहाँ से कुछ संस्थानों के नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। जैसे केंद्रीय राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान कहाँ पे है? चिंगलपेट में है। किंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन कहाँ पे है? गुंडी, चेन्नई के अंदर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कराईकुडी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? मैसूर के अंदर है। केंद्रीय विषाणु संस्थान कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची, झारखंड में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। तो इस तरह से इतने को आप याद रखेंगे। और चीजें मैं बता देता हूं कुछ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पे है? संस्थान कोलकाता के अंदर। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन भी कोलकाता में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान हैदराबाद में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में। और भारतीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई है। अगर मेरे सेशन को आप रिवीजन करते रहिए तो आप विश्वास करें कि आपका बहुत सारा रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, ये मैं करूंगा नहीं, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप ये न्यूमेरिकल मुझे लगा के दिखाएं। उम्मीद है जरूर जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं इस न्यूमेरिकल को वो जरूर लगाएंगे, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो मुझे बताइए, मैं अलग से न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। बिना न्यूमेरिकल का काम होना नहीं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के होंगे। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक वैधानिक दर्जा देता है? पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा भारत में संशोधन किया गया था? बिल्कुल आसान है, बार बार रटा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कार्बन के आगे श्रृंखलन बंध के लिए बंध ऊर्जा होती है। कार्बन के आगे कौन सा एलिमेंट होता है ये बताना है आपको। आपने पता, कार्बन के नीचे क्या होता है? सिलिकॉन। आपको पता है, कहे शिव जर्मेनियम, जी सुने पार्वती, SnPb। तो पता ये, तो कार्बन के बाद देखो क्या आता है? सिलिकॉन। बंधन ऊर्जा में क्या आता है आगे? कैसे याद करेंगे? कहे शिव जी, सुने पार्वती, यानी कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन। यानी कि सही आंसर क्या हो गया इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं, तो ये आप याद रखना, इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, अगला सवाल, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, सतलुज या ब्यास? कौन सी सबसे सहायक नदी है? तो बताओ। तो याद रखो, सिंधु की जब सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब। तुंग और भद्रा नदियों के बाद चिनाब आगे आती है, तो सिंधु की सबसे जो बड़ी नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। अगले सवाल पे आते हैं, तो अगला सवाल है आपके पास, किस सेल ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बताओ? बिल्कुल आसान, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखें, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया इसका ओडिशा 4। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्य त्वचा से विकसित होता है? भ्रूण की बाह्य त्वचा से कौन सा विकसित होता है ये बताना है। आपको पता है, भ्रूण में 3 लेयर होती हैं, इंडोस्पर्म, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एक्सोडर्मिस। तो जो बाहर वाली त्वचा है, इससे कौन सा अंग बनता है? याद रखें कि जो बाहर में सबसे बाहर होता है तंत्रिका तंत्र, वो त्वचा की बाह्य त्वचा से, भ्रूण की बाह्य त्वचा से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। यानी कि तंत्रिका तंत्र कैसे विकसित होता है? भ्रूण से, यानी कि बाह्य त्वचा से। अगले सवाल पे आते हैं। ये है, प्रयागराज हल्दिया मार्ग को किस रूप से जाना जाता है? प्रयागराज हल्दिया मार्ग को क्या कहते हैं बताओ? तो बिल्कुल आसान, प्रयागराज हल्दिया मार्ग को कहा जाता है नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 कहा जाता है प्रयागराज हल्दिया मार्ग को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कुछ बातें ध्यान रखें। क्या बातें हैं? देखो, जो ये बनाया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, और गंगा को आगे भागीरथी भी कहते हैं, और हुगली नदी तक ये जाता है। तो इसकी लंबाई याद रखें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की, जो कि सादिया से धुबरी तक चलता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसकी लंबाई 891। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 जो कि कोट्टापुरम कोल्लम चलती है, इसमें अलग अलग बहुत सारी नहरों से मिलकर बना हुआ है, और 205 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो इतनी बात कम से कम इससे याद रखें, या इतना याद रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई है 1620 किलोमीटर। अगले सवाल पे आते हैं। अब तो हमारा अगला सवाल है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, बताओ पीवी सिंधु ने अब की बार कौन से खेल संबंधित है ये तो बताना ही है, और ये भी बताएं कि अब की बार टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है, और जीता भी है या नहीं जीता है, ये बात आप बताएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को मजबूती देता है? पौधे को
पौधे को मजबूती देने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, पौधे को मजबूती देने का मतलब पौधे को रक्षा देना, और रक्षा का मतलब पौधे को रक्षा देने वाला ऊतक है रक्षी ऊतक, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, प्रोटेक्टिव ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 5 जनवरी या 26 नवंबर? बिल्कुल आसान है, ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं ध्यान से। कुछ और दिवस में बता देता हूं आपको कौन से दिवस हैं वो। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस, 17 नवंबर को मिर्गी दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 20 नवंबर को राष्ट्रीय औद्योगिकरण दिवस, एंड 21 को विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं, और 29 नवंबर को मनाया जाता है फिलिस्तीन व्यक्तियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इतने दिवस आप कम से कम याद रखें। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, पौधों की जड़ों की अधिचर्म कोशिकाओं में किसके होने से उनकी अवशोषण सतह बढ़ जाती है? यानी जड़ में क्या होता है जिसकी वजह से उनका अवशोषण करने की क्रिया तेज हो जाती है? तो आपको पता है, पौधे की जो जड़ होती है, जड़ में पाए जाते हैं मूल रोम, ऐसे रोम, इनकी बात कर रहा है। तो यानी अवशोषण की दर कौन बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर होगा मूल रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मूल रोम की वजह से अवशोषण की दर बढ़ जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये बताओ आप। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करते हैं? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर नेचर। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड प्लैनेट लिविंग रिपोर्ट जारी करता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के लिए किया जाता है? अपच के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखो, आपने एक शब्द सुना है एसिडिटी। तो एसिडिटी कहाँ से आता है? एसिड से, यानी कि अम्ल से, यानी कि जो अपच के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लनाशक का, यानी कि सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, अम्लनाशक का उपयोग करते हैं। अगला सवाल, विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल है, ऐसा विटामिन बताएं जो मुख्य रूप से पशुओं से मिलता है। क्या आप बता पाएंगे कौन सा विटामिन है जो मुख्य रूप से, यानी ये विटामिन ऐसा है जो मुख्य रूप से केवल जानवरों से ही मिलता है? तो कौन सा विटामिन है? तो याद रखें, विटामिन B12। विटामिन B12 मुख्य रूप से किसमें मिलता है? जानवरों में मिलता है। क्या आप कमेंट में बताएंगे विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता है? क्या विटामिन B12 का और भी कोई नाम है? हीमोसाइनिन कुछ अकशेरुकी जानवरों में मौजूद ऑक्सीजन परिवहन मेटालोप्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में होता क्या है? यानी हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल, यानी लिखा ना मेटालो, कौन सा मेटल पाया जाता है? ये बताना, हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल मिलता है? कॉपर का 1 अणु, कॉपर के 2 अणु, कॉपर 1 लौह अणु, या मैग्नीशियम? क्या मिलता है हीमोसाइनिन में? तो हीमोसाइनिन में जो पाया जाता है कॉपर, और कॉपर के कितने अणु मिलते हैं इसके अंदर? 2 अणु पाए जाते हैं, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी झील में जो पोषण बनता है वो किसके कारण होता है? याद रखो, झीलों में जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो कारण मुख्य होता है वो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इतना को याद रखें। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये काम भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप होमवर्क में बताएं कि मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है। उम्मीद है लेक्चर और मेहनत सब पसंद आ रही होगी और आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें जिससे आपको बहुत मदद मिले। अगर आप अधूरे में छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखना बंद कर देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।